थर्मोडायनामिक्स में पहले पहले सबसे पहले ज़ीरोथ लॉ, फिर ज़ीरोथ लॉ देता है टेम्परेचर का डेफिनीशन, और टेम्परेचर का डेफिनीशन पता हो जाए तो हीट डिफ़ाइन कर सकते हैं। हीट डिफ़ाइन कर लिया तो उसके बाद वर्क, हम मैकेनिक्स से हमें थोड़ा बहुत पता होता है वर्क के बारे में, और वर्क का एनर्जी से जो रिलेशन होता है वो भी हमें थोड़ा बहुत पता होता है। तो हीट पता है, वर्क पता है, टेम्परेचर पता है, तो उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ सकते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड लॉ भी आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको हम थोड़ा सा अभी हमें मान लीजिए कि हम ये सोच के चलते हैं कि हमें ज़ीरोथ लॉ पता है, टेम्परेचर पता है और हीट पता है। तो टेम्परेचर का मेज़रमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेज़रमेंट कैसे कैसे किया जाता है। डेली लाइफ में भी देखा होगा हम सब ने देखा है कि टेम्परेचर का मेज़रमेंट जो है वो थर्मोमीटर के द्वारा होता है। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है, तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मतलब कि कॉन्सेप्ट तो यही है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो थोड़ा अलग है, और थोड़ा सा हमें इंजीनियरिंग में जाना पड़ जाता है। तो वो चीज़ हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि डिजिटल थर्मोमीटर कैसे काम करता है। हम बस बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं कि थर्मोमीटर मतलब टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस जो है वो कैसे कैलिब्रेट किया गया है। हम सिर्फ कैलिब्रेशन डिस्कस करने वाले हैं, हम उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो हम टेम्परेचर मेज़रमेंट का अभी सबसे पहले इस सेशन में हम देखेंगे। टेम्परेचर मेज़रमेंट जो है उसमें दो स्केल को हम देखने वाले हैं। स्केल को, ये पहला स्केल है सेल्सियस स्केल, और दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। दोनों जो स्केल हम देख रहे हैं, नॉर्मली हम सब ने देखा है कि जो थर्मोमीटर हमारे घर में यूज होता है वो फ़ारेनहाइट, उस पर स्केल ग्रेजुएट किया हुआ रहता है, उस पर जो मार्किंग होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, और उसमें सेल्सियस में भी होता है। तो हम सेल्सियस को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते हैं क्योंकि वहाँ सेंसिटिविटी की बात होती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सेल्सियस स्केल क्या है। सेल्सियस स्केल जो है ये, इसमें क्या किया जाता है कि हमारे पास में जैसे वाटर है तो उसका आप आइस पॉइंट ले लीजिए। आपको समझना है, ये है वाटर का आइस पॉइंट, आइस पॉइंट ऑफ वाटर। और दूसरा आपको लेना है स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पे वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, ये है आपका स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। और जैसे आप आइस पॉइंट ऑफ वाटर, ये सब आपको कहाँ पे लेना है, एक ख़ास तरह के प्रेशर पे लेना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये भी आपको P = P एटमॉस्फेरिक रहना चाहिए, नहीं तो फिर स्टीम पॉइंट वाटर का बदल जाएगा और इस आइस पॉइंट वाटर का बदल जाएगा। आप ये आइस पॉइंट अचीव कर सकते हैं कि एक आप ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, कोई बीकर ले लीजिए, और उसके अंदर आप वाटर और आइस को डाल के
ढेर सारा आइस डाल दीजिए और वाटर डाल दीजिए और उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए, तो आसानी से ये 0 डिग्री पे पहुँच जाएगा, जिसको हम कहने वाले हैं। और अब आप क्या कीजिए कि इसमें आप एक फिर से ट्रांसपेरेंट बीकर ले लीजिए और उसके अंदर आप जो है, इसके अंदर आप मर्क्यूरी भर दीजिए, इसके अंदर आप मर्क्यूरी भर दीजिए। मान लीजिए यहाँ नीचे में बहुत बड़ा रिजर्वायर है, मर्क्यूरी भर दिया, तो इस सिचुएशन में मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा। मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट आइस के फ्रीजिंग पॉइंट से काफ़ी नीचे होता है, तो ये आपको एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गया। उसके बाद आपने बॉइलिंग वाटर लिया है, जिसको हम स्टीम पॉइंट बोल रहे हैं, और याद रखिए सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, नहीं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो अलग हो जाएगा और स्टीम जो आइस पॉइंट है वो भी अलग हो जाएगा। इसमें भी फिर से हमने वही काम किया है। फिर से इसमें हमने एक फिर से ट्रांसपेरेंट ग्लास का बीकर ले लिया हमने इस तरह से, और इसका ट्यूब जो है वो लंबा है, इस तरह का हमने बीकर ले लिया, जिसके बॉटम में रिजर्वायर है, बॉटम थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बहुत सारा मर्क्यूरी जो है वो रखा हुआ है। तो पता चलता है कि जो स्टीम पॉइंट वाला है उसका मर्क्यूरी लेवल यहाँ तक पहुँच गया। ये मर्क्यूरी लेवल आपको यहाँ तक आपको पहुँच गया इस जगह से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो सेल्सियस स्केल हम डिफाइन करने वाले हैं, उसमें कहा गया कि आप जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसके लोअर लेवल को, मतलब जब आइस पॉइंट पर आप रखते हैं तो ये जो मार्किंग कर रहे हैं आप, इसको आप 0 डिग्री ले लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस, और जो आप टॉप मोस्ट पॉइंट ले रहे हैं उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, ठीक है। और 0 से 100 हो गया, तो मतलब ये टोटल कितना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये हाइट कितना हो गया हमारे पास, ये हाइट हमारे पास हो गया टोटल 100 का। तो अब इसको आप 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यही हो गया आपका सेल्सियस स्केल। बस मोटा मोटी तौर पे ये बन गया आपका सेल्सियस स्केल। जैसे ये है हमारा H स्टीम और ये है हमारा H आइस। ओके, यही है हमारा सेल्सियस स्केल, जिसमें हम 0 डिग्री आइस पॉइंट को बोलते हैं और 100 डिग्री हम स्टीम पॉइंट को बोलते हैं। अब दूसरा है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में जो ये आइस पॉइंट है और जो स्टीम पॉइंट है वो सब सेम रहता है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, उसमें भी यही सेम रहता है। दूसरी बात, ये जो पूरा हम डिस्कशन किए हैं, जैसे सेल्सियस स्केल हमने डिस्कस किया, तो इसका ये जो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल ले रहे हैं, ये कैसा है, मतलब कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो हम कहेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि मर्क्यूरी या दूसरा कोई भी लिक्विड भी ले सकते हैं, जैसे अल्कोहल भी ले सकते हैं, तो बेस्ड ऑन वो कितना एक्सपैंड होता है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वो कितना एक्सपैंड हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन, बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन in the volume of liquid। ये लिक्विड के वॉल्यूम के एक्सपेंशन पे डिपेंडेंट है। अब हम
वापस आ जाते हैं। सेल्सियस स्केल हमारा समझ में आ गया हमको, अभी हमको फ़ारेनहाइट स्केल समझना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या किया गया है, कुछ ज़्यादा बड़ा सिचुएशन नहीं है। बस ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला है, फ़ारेनहाइट में कहा गया है कि ऊपर वाला जो है, मतलब आइस पॉइंट को आप ले लीजिए 32 डिग्री F, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लीजिए, और जो स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट को आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लीजिए। तो इसके हिसाब से जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री का आ जाएगा। ये ऐसा क्यों किया गया, तो उसका जवाब है, जो कोई भी सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल बनेगा उसमें सेल्सियस स्केल का रेजोल्यूशन कम होगा। सेल्सियस स्केल का रेजोल्यूशन कितना होगा, सिर्फ 100 का होगा, मतलब 100 पार्ट में आपको इसको डिवाइड करना है। फ़ारेनहाइट स्केल में आपको कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 180 पार्ट में। तो किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा पार्ट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको उसमें छोटा छोटा मेजरमेंट हो सकता है। ये ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग थिंग के बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये स्केल डेवलप किया गया है, फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज़ हमने कहा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, ये आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए डिग्री सी में, और फ़ारेनहाइट में ये होना चाहिए 98.6 डिग्री F में, ठीक है। तो इसमें 37 से जब 38 जाएंगे तो आपको फीवर आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ देख पाएंगे 37 से सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही तो बढ़ा है, तो कौन सी बड़ी बात है। तो जो मेडिकल यूज में हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसमें रेजोल्यूशन बड़ा होना चाहिए कि भाई 99 आया तब भी हो सकता है फीवर होगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आया तब भी हो सकता है फीवर होगा। इसमें 37 से 38 जाएगा तो हमें लगेगा रेजोल्यूशन तो सिर्फ 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, या 37.5 हुआ तो हम बोलेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, मेडिकल यूज में हम फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं हमेशा। फ़ारेनहाइट स्केल और ये इस तरह से है। इसका रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप के लिए हमें इस तरह से एक एक्सिस पे डिग्री सी ले लीजिए, डिग्री सेल्सियस, और दूसरे एक्सिस पे ले लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। दूसरे एक्सिस पे हमने लिया डिग्री फ़ारेनहाइट और एक एक्सिस पे डिग्री सी। तो डिग्री सी कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, और ये कहाँ तक जाता है, 100 तक जाता है, 100 डिग्री सी तक जाता है, ठीक है। लेकिन फ़ारेनहाइट जब 0 डिग्री रहता है सी में, सेल्सियस में जब 0 डिग्री रहता है तब फ़ारेनहाइट में कितना रहता है, 32 डिग्री रहता है, 32 डिग्री F। मतलब ये पॉइंट हो गया, फ़ारेनहाइट का पॉइंट ये हो गया और डिग्री सी का पॉइंट ये हो गया। उसी तरह से जब 100 डिग्री पहुँचता है तब फ़ारेनहाइट में कितना पहुंच जाता है, यहाँ से देख लीजिए, 0 डिग्री जब पहुंचता है तो फ़ारेनहाइट में 32 पहुंच जाता है, वही लिखा है मैंने 0। इस एक्सिस पे जब हमने 0 लिया है तो ये एक्सिस पे हमें 32 लेना पड़ा है। अब दूसरे में देखिए, जब ये 100 पर पहुंचता है तब ये 212 पे पहुंच जाता है। तो 100 यहाँ है, यहाँ से ये कहाँ पहुँच गया, 212 पे, 212 डिग्री F पे पहुँच गया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी यहाँ से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने वाले हैं, रिलेशनशिप दोनों में इस्टेब्लिश करने वाले हैं। इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब डिग्री F और डिग्री C में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने वाले हैं। जैसे इस बीच में हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, लेट दिस पॉइंट बी O, दिस पॉइंट बी P, this point be Q, this point be M, this point be N and this point be R। अब यहाँ से देखिए, ये जो पॉइंट है ये कोई आर्बिट्ररी टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, जैसे डिग्री सी, इसको हम TC बोल रहे हैं, स्मॉल t बोल रहे हैं, TC डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए यहाँ एक कोई टेम्परेचर है जो हमें पता नहीं है, तो ये टेम्परेचर का करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो होगा वो तो इस लाइन पे होगा, तो हम इसको TF बोल रहे हैं,
फ़ारेनहाइट, TF ये स्मॉल TC बोल रहे हैं। अब ये एंगल हमारा क्या है, ये एंगल मान लीजिए फाई है। अब आप क्या कीजिए, दो ट्रायंगल ले लीजिए, एक बार ये ट्रायंगल, ठीक है, और एक बार ये पूरा ट्रायंगल, और फिर देखिए क्या आता है, tan फाई। जैसे मान लीजिए ये छोटे से ट्रायंगल में हम tan फाई लेंगे तो आ जाएगा RM/PM। तो PM क्या है, T डिग्री C, और RM क्या है, RM है TF-32, TF-32, ये क्या है, TF-32, और ये वाला क्या है, बेस क्या है, बेस है हमारा TC, ठीक है। तो हम लिखेंगे TF-32/TC। नाउ अगेन एक बार फिर से tan फाई लीजिए आप बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए y एक्सिस पे हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 212 212 माइनस 32, ये आ जाएगा कितना, 212 माइनस 32 180, और इस पे ये क्या है, 100 माइनस 0 मतलब 100। अब देखिए दोनों ट्रायंगल का tan फाई लिया है, तो इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस बोथ आर सेम, तो दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे, TF-32/TC इज इक्वल्स टू 180/100, 180/100। इसको आप चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारा रिलेशनशिप, क्या आ जाएगा, TF-32/TC इज इक्वल्स टू 9/5, ये रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन से हमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्सन पता चलता है, ये रिलेशन है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन। TF है डिग्री फ़ारेनहाइट और TC है डिग्री सेल्सियस। आपको फ़ारेनहाइट से कहीं पर आपको दिया हुआ है डिग्री C में वैल्यू, तो यहाँ आप पुट कर दीजिए, TF मिल जाएगा। कहीं पर आपको दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में वैल्यू, तो यहाँ आप पुट कर दीजिए, ये मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर TC 37 डिग्री C है तो क्या फ़ारेनहाइट में वो 98.6 आता है, कैलकुलेट करके देखा जाएगा तो यस वो आएगा।